हेलो बच्चा लोग, अल्कोहल की प्रॉपर्टी की कंटिन्यूएशन में अब हम लोग बात करेंगे अल्कोहल की ऐसी प्रॉपर्टीज की जिनमें अल्कोहल का OH ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है और एल्काइल ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इन द सेम कंटिन्यूएशन इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी हमने रखी है ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की वाली रिएक्शन आप देख रहे, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि अगर आप कोई अल्कोहल ले लो, लेट मैंने यहां पे एथेनॉल लिया हुआ है, इट्स अ वेरी कॉमन अल्कोहल। अगर इस अल्कोहल को मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे, आप केल्विन में लिखना चाहो तो 443 कर लेना। ठीक है, अगर आप एथेनॉल को कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 170 डिग्री पे हीट करें तो फिर आपको यहां पे एल्कीन मिल जाएगा इस तरीके से, और एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ही है रिमूवल ऑफ वाटर, राइट। यहां पे क्या होता है कि जिस कार्बन पे OH लगा है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके बगल वाली कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि अल्फा कार्बन से OH रिमूव हो जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगी, तो कोई रटने वाली चीज नहीं है। यहां से OH निकल गया तो ये CH2 बचा, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो ये भी CH2 बचेगा, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आपको एल्कीन मिल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। बट इन द सेम प्रोसेस आपने डिहाइड्रेशन कराना है, और अगर मान लीजिए कि आपने एथेनॉल के साथ डिहाइड्रेशन कराया कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और यहां पे टेम्परेचर आपने बदल दिया, टेम्परेचर आपने रखा 140 डिग्री सेल्सियस, कम कर दिया, केल्विन में बोले तो 413 केल्विन, कोई एक लिख दो चलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चा, यहां पे क्या होता है कि अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर निकलता है, और यहां प्रोडक्ट बदल जाता है। यहां पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा डाई एथिल ईथर, यहां पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा डाई एथिल ईथर। अब देखो भाई, रिएक्शन तो वही थी, अल्कोहल लेके हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको डिहाइड्रेट कराया गर्म करके, हायर टेम्परेचर पे कराया तो एल्कीन बन गया, लोअर टेम्परेचर पे कराया तो ईथर बन गया। तो ये जो रिएक्शन है इसके बारे में एक स्टेटमेंट बड़ा कॉमन है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। रीजन, हाई टेम्परेचर तो एल्कीन बनेगा, लो टेम्परेचर तो ईथर बनेगा। अब ये सवाल है भाई, ये कैसे हो गया भाई, कहां गड़बड़ हो गई? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप इस रिएक्शन को इसकी मैकेनिज्म से समझ सकते हैं कि कैसे डिहाइड्रेशन में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये याद कर लो, समझ लो, रट लो कि आपने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हायर टेम्परेचर पे कराया 170 पे, तो आपको एल्कीन मिलने वाला है। और लो टेम्परेचर, लो मतलब इसके रिस्पेक्ट में लो, इतना भी लो नहीं, घर वाले टेम्परेचर पे नहीं कराना, रूम टेम्परेचर पे, ये कराना 140 पे, 170 से कम है ना, यहां पे आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा और आपको ईथर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जरा इसको मैकेनिज्म के रेस्पेक्ट में समझते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने से ये प्रोडक्ट कैसे बदल जाता है भाई। ठीक है, अब जरा देखना इसकी मैकेनिज्म, बहुत ध्यान से समझना, ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन मैंने ले रखी थी। अब आप देखो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन के अंदर सबसे पहले हमने यहां पे लेना है अल्कोहल का मॉलिक्यूल CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, बड़े ध्यान से समझना, कुछ भी इसके अंदर रटना नहीं बचे, बिल्कुल आसान सा है, आराम से। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हम यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं उसका प्रोटॉन आके ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब ये प्रोटॉन जब यहां पे जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर कंज्यूम हो जाता है बॉन्ड बनाने में, तो आपको एक इस तरीके का इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। जरा ध्यान से देखना, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पहले से लगा था, एक लोन पेयर यहां पे है और दूसरा लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ जिसके पास H+ है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कंज्यूम हो गया तो इसको बना देगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको ऑक्सोनियम आयन बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो एक इंटरमीडिएट टाइप का कंपाउंड बना, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ध्यान से देखना, H2O निकल जाता है। कैसे निकलेगा? ये जिस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके बगल वाली कार्बन आप देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला जाता है H2O वाले फॉर्म में, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से शिफ्ट होकर बगल वाली कार्बन पे आ जाता है। तो ये आपको एक इस तरीके का यहां पे कार्बोकेटायन मिल जाएगा सेकंड स्टेप में। ठीक है, आप देखो पहला स्टेप हमारा क्या था, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा स्टेप क्या था, रिमूवल ऑफ वाटर,
और वाटर निकलने के बाद ये जो बन गया ये क्या बन गया, एक तरीके का कार्बोकेटायन। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। अब क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, आप इसको एथिल कार्बोकेटायन बोल सकते हो। अब इसके बाद बेटा शुरू होता है टेम्परेचर का खेल। टेम्परेचर का खेल समझना ध्यान से। अब देखो, अगर टेम्परेचर 170 है, हाई टेम्परेचर आपने ले रखा है, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, ये अल्फा कार्बन है, इसके बगल वाली कार्बन है बीटा, बीटा वाली कार्बन से प्रोटॉन निकल जाएगा H+, और बीटा वाली कार्बन से अगर प्रोटॉन निकल गया तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये आपको मिल जाएगा यहां पे इथीन, यानी एक तरीके का एल्कीन आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई रखने वाली चीज नहीं है। अगर आपने कार्बोकेटायन को हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करा है इस रिएक्शन को, तो यहां पे सेकंड स्टेप से यहां से जो है प्रोटॉन निकल जाता है स्टेप 3 के अंदर, और आपको डायरेक्ट यहां पे एल्कीन मिल जाएगा। इसमें कुछ भी आपको रटने वाली चीज नहीं, आराम से इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। अगर टेम्परेचर आपका 140 वाला है तब क्या होगा, तो ये जो कार्बोकेटायन बना है इस पे अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। कैसे, देखो, अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2 OH, और ये जो OH है यहां पे 2 लोन पेयर है। अब जरा देखना, ये जो ऑक्सीजन है जिसपे 2 लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बन पे करेगी, पॉजिटिव वाली कार्बन पे, और एक तरीके का इससे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। ध्यान से देखना, CH2 CH3 इधर वाला, और ये जो ऑक्सीजन है ये यहां पे आके लगेगा, ऐसे देखो, ऑक्सीजन, और इसके साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन, और यहां पे CH2 CH3। अब ये जो ऑक्सीजन थी इस पे 2 लोन पेयर था, एक तो बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, एक तरीके का एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आपको यहां पे मिल जाता है। रखना नहीं है, ये वाला पार्ट कार्बोकेटायन वाला है, ये वाला, इस वाली कार्बन पे अल्फा कार्बन जिसको मैंने लिखा हुआ है, इस पे ये ऑक्सीजन अटैक करता है यहां पे, और ये आपको एक तरीके का इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल जाता है। फाइनली क्या होगा कि ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहा हूं, यहां से प्रोटॉन निकल जाता है ऐसे -H+, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, तो आपको ये फाइनली मिल जाएगा इथर का मॉलिक्यूल CH3 CH2, देन ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर आ गया इसके, एक पहले से था यहां से आ गया, और CH2 CH3 CH2 CH3, ये कंपाउंड बन गया आपका डाई इथाइल ईथर। देखो बच्चे, कुछ भी नहीं रखना भाई, पहला स्टेप आपने प्रोटोनेशन करा दिया अल्कोहल का, दूसरा स्टेप वाटर निकाल दिया, तो कार्बोकेटायन बनने तक की कहानी तो सेम है दोनों में। अब यहां अगर रिएक्शन हायर टेम्परेचर पे है तो कार्बोकेटायन से यहां पे प्रोटॉन निकल जाता है इंस्टेंट, और आपको एल्कीन मिल जाएगा अगर हायर टेम्परेचर है, और लोअर टेम्परेचर है तो इसी कार्बोकेटायन पे अल्कोहल, दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, और जब यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा तो फाइनली आपको डाइएथिल ईथर दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं रखना है। देखो, पहले स्टेप में जो मैंने प्रोटोनेशन कराया था, इसके लिए हमने एसिड से H+ लिया था, तो लास्ट स्टेप में हमने निकाल दिया, चाहे वो ये वाला स्टेप हो चाहे वो ये वाला स्टेप हो। तो याद रखना, जो हाई टेम्परेचर की रिएक्शन है वो 3 स्टेप की है, प्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अगर ईथर बना रहे हो तो 4 स्टेप है, प्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। कुछ भी नहीं रखना भाई, सिंपल से आराम से कर सकते हो, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इस मैकेनिज्म को आप समझ लेना, एक बार फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पे। डिहाइड्रेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इनफैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बड़े काम के हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं अलग अलग तरीके से। आप देखो, अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हो बच्चे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के अंदर खास बात क्या है कि तीनों टाइप के अल्कोहल में अलग अलग नेचर है। देखो, जैसे मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल यहां पे ले रखा है, आप देखो CH3 CH2 OH, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इस प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं किसी भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे मैंने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यहां पे ले लिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो ये इस अल्कोहल को, इस प्राइमरी अल्कोहल को जहां पे CH2OH ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज करता है रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड में, तो ये बन जाएगा CH3CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया यहां पे। और ये जो एल्डिहाइड यहां बनता है, ध्यान से समझना, जो भी एल्डिहाइड यहां बनेगा ये इंस्टेंटली ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रिएजेंट, रिएक्शन यहां पे रुकेगी नहीं, और फाइनली आपको यहां पे मिल जाएगा एसिड का मॉलिक्यूल COOH। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो पहले स्टेप में आपको एल्डिहाइड मिलता है और एल्डिहाइड इंस्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रिएजेंट, आपको उसके लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है,
ये रिएजेंट यहां भी काम करेगा और ये फाइनली इसको एसिड बना देता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लें कि ये जो बस है ना, ये अल्कोहल के स्टेशन से चलती है, एल्डिहाइड होती हुई एसिड पे पहुंच जाती है। एल्डिहाइड का स्टॉपेज नहीं इसका। अगर एल्डिहाइड को रोकना होगा ना तो फिर कैटालिस्ट बदलना पड़ेगा। वो लॉजिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे मजेदार बात क्या हुई कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पहले एल्डिहाइड में हुआ, फिर ये फाइनली ये एसिड बना लेता है। और ध्यान रखना कि जितने कार्बन तुम्हारे पास अल्कोहल में है, जितने भी कार्बन है, सेम कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर 2 कार्बन का अल्कोहल मैंने लिया है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा और सेम कार्बन का एसिड बनेगा, 2 कार्बन का एसिड भी बनेगा। कुछ भी नहीं रखना है, सिंपल है। अगर प्राइमरी की जगह आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, चलो मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे कॉमन एग्जांपल है प्रोपेनॉल 2। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया CH3 CHOH CH3। प्रोपेनॉल 2 का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं अंडर सेम कंडीशन, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या कोई भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर ले, तो ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये क्या है, CHOH। ध्यान से देखना, प्राइमरी अल्कोहल क्या था, CH2OH। तो ये जो सेकेंडरी अल्कोहल का ग्रुप है ये कीटोनिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज होता है। किसमें होता है, कीटोनिक ग्रुप में। तो बाकी एल्काइल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल का ग्रुप कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे आपको मिल जाएगा एक कीटोन, यहां पे इसका नाम हो गया एसीटोन। ठीक है, तो जब भी आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन। और याद रखो कीटोन एक स्टेबल कंपाउंड होता है, तो रिएक्शन यहां पर रुक जाती है। अगर आप इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करना चाहें फर्दर, तो फिर आपको ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। लाइक आपने यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर लिया, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, देखो ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो कीटोन का। ठीक है, एक एल्काइल इधर लगा हुआ है, एक एल्काइल इधर लगा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों एल्काइल सेम है तो होता क्या है कि जब भी आप कीटोन को ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बोनिल वाला कार्बन और एल्काइल वाला कार्बन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कैसे ब्रेक होता है वो भी हम बताते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसके 2 हिस्से बन जाएंगे, इसके एक हिस्से में आ गया ये 2 कार्बन और दूसरे हिस्से में आ गया 1 कार्बन। केवल कार्बन गिनना, बाकी छोड़ दो। ठीक है ना, इस वाले हिस्से में 2 कार्बन, इस वाले हिस्से में 1 कार्बन। तो जितने जितने कार्बन में ब्रेक हुआ, जैसे ये 2 कार्बन में 1 कार्बन में ब्रेक हुआ, उतने ही कार्बन का एसिड आपको बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं 2 कार्बन का एसिड यहां पे बना दूं तो दिस विल बी एसिटिक एसिड, और प्लस इधर 1 ही कार्बन था तो 1 कार्बन का एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये बन जाता है। बट एक बात आपको यहां पे समझनी है, इन केस अगर कहीं भी एक कार्बन का एसिड बन गया, लाइक फॉर्मिक एसिड बन गया, तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, ये इंस्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है अंडर सेम कंडीशन। तो फाइनली ये CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कई जगह आप देखोगे जहां पे एसीटोन, ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है, एसीटोन का ऑक्सीडेशन दिखाया गया है तो उसमें एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड लिखा होता है और फिर CO2 और H2O लिखा होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये बना कैसे, कीटोन 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, दोनों पार्ट के कार्बन गिन लो, वो अपने रेस्पेक्टिव कार्बन का एसिड बना लेते हैं। इनकेस अगर फॉर्मिक एसिड बना तो बहुत ही रिएक्टिव है, तो अंडर सेम कंडीशन वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फाइनली आपको जब सेकंड स्टेप आप इसका कराओगे, आप ध्यान से देखना, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन का पहला स्टेप क्या था, कीटोन, और यहां पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है। जितनी कार्बन अल्कोहल में थी, इसमें 3 कार्बन थी, तो 3 कार्बन का कीटोन आपको यहां पे मिल गया। ठीक है, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट बनाया तो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए। रीजन क्या था, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के दोनों स्टेप में, जब आपने एल्डिहाइड बनाया और जब आपने एसिड बनाया, तो दोनों स्टेप में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के पहले स्टेप में तो भैया सेम है, और दूसरे स्टेप में नॉट सेम, नॉट इक्वल टू, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, पक्का। अब जरा टर्शियरी अल्कोहल में आ जाओ, ये और मजेदार है। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो नॉर्मल कंडीशन में होता ही नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है, टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने ड्रास्टिक कंडीशन में इसको ऑक्सीडेशन कर दिया, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को यूज करके आपने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो फिर बेटा ये पहले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो जितने कार्बन यहां पे बचेंगे, इस कार्बन का ये कीटोन बना लेगा। तो आप देखोगे पहले स्टेप में यहां नंबर ऑफ कार्बन कम हो गया, पहले स्टेप के अंदर ही। ठीक है, क्योंकि ये पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो गया है, और ये जो कीटोन बना इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, जैसा मैंने ऊपर बताया था अभी, सेम कंडीशन में कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो एक बार फिर से बॉन्ड ब्रेक होता है, और फाइनली यहां पे आपको जो है एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड मिलेगा, और फॉर्मिक एसिड को हम CO2 और H2O के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन का पहला स्टेप एल्डिहाइड, दूसरा स्टेप एसिड, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है।
सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में पहला स्टेप है कीटोन, जब ऑक्सीडेशन करोगे यहां पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन लेस हो जाते हैं क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है। टर्शियरी अल्कोहल के पहले स्टेप में नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएगा और दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर से कम हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि टर्शियरी अल्कोहल वैसे तो स्टेबल होता है, इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, ठीक है। सॉरी। अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर जितनी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। ये ध्यान रखना कि प्राइमरी अल्कोहल के दोनों स्टेप में कार्बन सेम है, सेकेंडरी अल्कोहल के पहले स्टेप में कार्बन सेम है, दूसरे में कम होता है, और टर्शियरी अल्कोहल के दोनों स्टेप में नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये बात हो गई अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख लो बच्चे, जो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल का dehydrogenation of alcohol. It's a very interesting and a very important reaction. In fact, dehydrogenation of alcohol. देखो मैं 3 अल्कोहल यहां पे बना दे रहा हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ताकि आपको चीजें समझने में दिक्कत ना हो। ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, और ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो मैं यहां पे एग्जांपल ले ले रहा हूं, आर लिखने में थोड़ा सा रिएक्शन समझाने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है कोई भी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो जब आप इन डिफरेंट अल्कोहल्स को कॉपर पाउडर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, ठीक है। क्या करना है, सारे अल्कोहल को कॉपर पाउडर के साथ 300 डिग्री पे हीट कर देना, केल्विन में 573 हो जाएगा, वो इशू नहीं है। अब देखो ये ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और जिस कार्बन पे OH लगा है इस कार्बन का हाइड्रोजन, ये H2 निकल जाता है बेटा ऐसे। और अगर मैं H2 ऐसे निकाल दूं तो क्या बचेगा, RCHO, आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है, क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराया, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकल जाती है, तो प्राइमरी अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल के क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल से आप निकालो तो यहां भी सेम टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन और जिस कार्बन पे OH है उसके साथ वाला हाइड्रोजन, H2 निकल गया, RCOR, RCOR होता है कीटोन। तो ये बेटा जी आपको सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिल जाएगा, कीटोन। ये कन्वर्जन के काम की आने वाली रिएक्शन, बड़ी मजेदार है। अच्छा, टर्शियरी अल्कोहल में क्या चक्कर है कि OH के साथ हाइड्रोजन तो है, लेकिन जिस कार्बन पे OH है यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता। तो यहां पे क्या होता है, आप जिस कार्बन पे OH है ये हो गया अल्फा कार्बन, और बगल में कोई भी बीटा मान लो, इधर वाला कहीं का भी बीटा मान लो, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो CH3 को मैंने ब्रेक कर लिया, CH2 और H, तो C के साथ वाला OH पूरा और ये H। एक्चुअली यहां पे हाइड्रोजन नहीं निकलता, यहां पे वाटर ही निकल जाता है, ठीक है। तो अगर हम वाटर निकाल देंगे तो अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एक्चुअली यहां पे हमें मिल जाएगा एक तरीके का एल्कीन, इस तरीके का। तो ये आपका एल्कीन बन गया और साथ में यहां पे वाटर निकल गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में तो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, बट एक्चुअली टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर निकल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है इस रिएक्शन के बीच में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप समझ सकते हैं। कोई भी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल अपना रेस्पेक्टिव एल्कीन बना लेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे वाटर निकल जाता है। और एक लास्ट पॉइंट बेटा, इस अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट है हैलोफॉर्म रिएक्शन। बड़ी मजेदार है, ये मैंने पहले भी एक बार बोला था किसी वीडियो में, आप देख लेना। हैलोफॉर्म रिएक्शन, जब हम हैलो एल्केन और एरिल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, देखो आपके पास कोई ऐसा अल्कोहल लेना है जिसमें CH3CHOH पार्ट अवेलेबल हो, ठीक है। ध्यान से देखना, कोई भी अल्कोहल आप लो जिसमें CH3CHOH पार्ट अवेलेबल हो, जैसे मैंने यहां पे लिया एथेनॉल, एथेनॉल में ये पार्ट अवेलेबल है। अगर आप प्रोपेनॉल 2 ले लोगे ना, CH3CHOH CH3, तो इसके अंदर भी ये वाला CH3CHOH पार्ट अवेलेबल है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपको कोई भी ऐसा अल्कोहल लेना है जिसके अंदर ये वाला पार्ट अवेलेबल हो, ये होना चाहिए, कंपलसरी है। और ऐसे किसी अल्कोहल को अगर आप हैलोजन के साथ, लेट मैंने क्लोरीन ले लिया और कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर दें, ठीक है, ओके, तो ये क्या बना लेता है, अपना रेस्पेक्टिव हैलोफॉर्म। मैंने Cl लिया तो ये क्लोरोफॉर्म बना लेगा, तो यू विल गेट CHCl3। ध्यान से देखना, ये जो पार्ट था ये तो चलो क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे क्या बन जाता है, साथ में बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड COONA प्लस सोडियम हैलाइड प्लस वाटर, ये बन जाता है।
अब देखो बेटा, तुम्हें एक ट्रिक सिखा रहा हूं। जब भी तुम हेलो फॉर्म रिएक्शन लिखना तो अल्कोहल में से ये पार्ट निकाल देना CH3CHOH का। उसके बाद जो भी बचेगा इसको उठा के सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड वाले में चिपका देना। यहां पे हाइड्रोजन बचा था तो मैंने यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया। अगर यहां CH3 लिखा होता मैं यहां CH3 लिख देता। यहां जो भी लिखा होता, अगर यहां हाथी घोड़ा लिखा होगा ना तो हम हाथी घोड़ा चिपका देंगे। यहां पे रटना नहीं, सिर्फ समझना है इसको, ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर आप ये वाला ले लो प्रोपेनॉल 2, और प्रोपेनॉल 2 पे अगर आप ये रिएक्शन करा रहे हैं सेम, ठीक है, तो यहां भी मैंने क्या बोला, ये वाला जो पार्ट है ये तो हेलो फॉर्म बना लेगा CHCl3, साथ में क्या बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड COONA प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये बाई प्रोडक्ट है। और मैंने क्या बोला था, इस पार्ट को निकाल के जो भी यहां बचता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में चला जाता है, तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट। कुछ भी रटना नहीं बचे। और बैलेंसिंग हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं, कुछ भी इसमें रटने वाली चीज नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, आराम से आ जाएगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यहां पे Cl2 की जगह I2 लगा दें तो फिर आपको क्लोरोफॉर्म की जगह आइडोफॉर्म मिल जाएगा इस रिएक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट होता है, बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है। अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में ये रिएक्शन काम आती है। जब हम अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे I2 यूज कर लें तो आइडोफॉर्म बन जाएगा। आइडोफॉर्म येलो कलर का क्रिस्टल होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल, तो आप इसको आराम से कर सकते हो बच्चे। एथेनॉल वाले पार्ट में ये है ना CH3CHOH, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, यहां पे येलो पीपीटी बनेगा। और अगर आप मेथेनॉल के साथ ये रिएक्शन कराओगे तो यहां येलो पीपीटी नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि भाई यहां पे ये पार्ट अवेलेबल है तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। मेथेनॉल में ऐसा पार्ट नहीं होता तो फिर ये रिएक्शन नहीं देगा। कहता हूं दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। मैंने 3 सेगमेंट में इसको कंप्लीट किया है, आराम से आप देखना। कहीं कोई दिक्कत लगे मुझे टेक्स्ट कर दो, आराम से आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, रटना बिल्कुल भी नहीं, केवल समझना है, ठीक है। थैंक यू।